Good morning, students. Strength of material subject, Department of Civil Engineering, and first of all, we will discuss about the syllabus of the strength of material in the first unit. The first unit has stresses, strain, simple stress, tensile stress, compressive stress, and the terms of classification of the stress, and thermal stresses. After that, we will discuss the topic stress curve, strain stress curve, and shear stress के बाद हम आपको पढ़ाएंगे और इसमें जो टॉपिक है वो है बार पर, है ना, कंपोजिट बार डिफरेंट मटेरियल्स के, वहाँ पर आपकी स्ट्रेन स्ट्रेस की क्या कंडीशंस है। थर्मल स्ट्रेस हो जाती है, उस पर न्यूमेरिकल आता है जनरली आरटीयू के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये थर्मल स्ट्रेस, है ना। उसके बाद आपके यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के अंदर आते हैं आपका रिलेशंस हैं बुल्क मॉडुलस में, इलास्टिसिटी और बुल्क मॉडुलस के बीच में यहाँ पर रिलेशन स्टेबल करना है। उसके बाद फिर रिलेशन बिटवीन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सिंपल इंट्रोडक्शन में आपका फर्स्ट यूनिट जो है वहाँ से निकल के आता है। सबसे पहले अपन स्टडी स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस। देखो भाई, स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस को हम इंडिकेट करते हैं सिग्मा से। स्ट्रेस को हम इंडिकेट करेंगे सिग्मा से। एज द मटेरियल अंडरगोज डिफॉर्मेशन ऑफ इट्स सेटअप इंटरनल रेजिस्टेंस टू द डिफॉर्मिंग फोर्स, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस यहाँ पर दो तरीके की होती है, सिंपल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। सिंपल स्ट्रेस को अपन टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस के रूप में भी जानते हैं। दो तरीके से हम इसका क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो स्ट्रेस, अब सिंपल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, इनमें डिफरेंस क्या है ना। देखो अब दिखाता हूँ मैं आपको इधर। जैसे कि मान लो ये बुक है, ये बुक दी हुई है, तो यहाँ पर मैं जब फोर्स अप्लाई करता हूँ तो फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज कॉल्ड सिंपल स्ट्रेस। तो सिंपल स्ट्रेस को हम इंडिकेट किया है सिग्मा से, फोर्स अपॉन एरिया। इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, द डिफॉर्मेशन इज नॉन एज स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन की हम बात करें तो सेकंड पॉइंट आपका स्ट्रेन का आता है, स्ट्रेन का आता है, जिसको हम इंडिकेट करते हैं जाय से, और इसकी जो वैल्यू होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल। ये दोनों ही पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आ रहे हैं। स्टार्टिंग है ये यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। सिग्मा से हम स्ट्रेस को डिनोट करते हैं, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और जाय को स्ट्रेन से डिनोट, या स्ट्रेन को जाय से डिनोट करते हैं। ठीक है, उतार लो इसको। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या बोलता है। शियर स्ट्रेस या स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखो इन दोनों में पहले तो मैं आपको नॉर्मल स्ट्रेस में नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी होती है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। नॉर्मल स्ट्रेस में सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड शियर स्ट्रेस में सरफेस के अलोंग फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस में सरफेस के अलोंग फोर्स अप्लाई होता है अलोंग द सरफेस, और नॉर्मल स्ट्रेस में परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला दोनों के लिए वही रहेगा, है ना, फॉर्मूला दोनों के लिए वही रहेगा। और हुक्स लॉ की बात करें तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए अपन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको बोलेंगे ई मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या फिर इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ई की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन जाय, सिग्मा अपॉन जाय। आगे यदि अपन इसको इसको एक्सपेंड करें तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, एफ अपॉन ए, और जाय की वैल्यू होती है डेल्टा एल अपॉन एल। तो एल ऊपर चला जाएगा अपॉन डेल्टा एल। ठीक है, तो एफ एल अपॉन ए, ई इलास्टिक
मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर यंग मॉडुलस भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, यंग मॉडुलस हम इसको बोलते हैं। तो इस तरह से ये आ गया। उसके बाद यदि हम यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू निकालना चाहें कि चेंज इन लेंथ कितना हुआ, मान लो कोई बार दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, ये यहाँ हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसकी जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ एल है, तो यहाँ पर देयर आर सम चेंजेस इन द लेंथ, देयर आर सम चेंजेस इन द लेंथ जाए, तो ये जो चेंजेज होंगे ये डेल्टा एल होंगे, यहाँ पर ये जो चेंजेज होंगे क्या होंगे, डेल्टा एल होंगे, ठीक है। तो देयर आर सम चेंजेज इन लेंथ, तो डेल्टा एल इसकी वैल्यू निकालें तो क्या होगा, ये फॉर्मूला निकल के आता है आपका एफ इंटू एल अपॉन ए ई, एफ एल अपॉन ए ई, ये फॉर्मूला निकल के आता है डेल्टा एल के लिए। बुक्स में यहाँ पर फोर्स को पी से भी नोट कर सकते हैं, सिग्मा को यदि हम पी अपॉन ए लेते हैं तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू आप ये याद रख लेना, ज़्यादा इजी रहेगा, पी एल अपॉन ए ई, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका शियर स्ट्रेस का। देन शियर स्ट्रेस के लिए भी शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं टाउ से, फॉर्मूला पी अपॉन ए वही रहता है, बट डिफरेंट इतना है कि हमारे पास कोई बार दी हुई है, तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो कहाँ होगा, वो जो फोर्स अप्लाई होगा वो अलोंग द सरफेस होगा, है ना भाई, परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है, अलोंग द सरफेस है यहाँ पर, ये सरफेस के अलोंग होगा। और नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर फोर्स की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, ध्यान रखना बस। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक टर्म्स हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन। एक पॉइंट आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, डिजाइन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। इफ द मटेरियल ऑफ द स्ट्रक्चर, इफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इफ द मटेरियल ऑफ द स्ट्रक्चर is being designed can withstand a maximum stress denoted by sigma y, and structure is so designed that at full load it develops a maximum stress of sigma y upon n. It develops a maximum stress of sigma y upon n. Then n is called factor of safety. Then n is called factor of safety. Then n is called factor of safety. मैक्सिमम लोड हम यदि डेवलप करते हैं तो मैक्सिमम लोड पर जो हमारे पास स्ट्रेस बनेगा, जो स्ट्रेस होगा काउंटेबल होगा सिग्मा अपॉन एन, यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी एन की वैल्यू है
अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें बार क्या चीज़ है। देखो हॉरिजॉन्टल बीम जो होती है उसको हम बार बोलते हैं, वर्टिकल बीम को कॉलम बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बीम को बार बोलते हैं, वर्टिकल बीम को कॉलम बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसमें आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो अभी तक अपन ने पढ़ा है थोड़ा बहुत, है ना। न्यूमेरिकल लिखिए, ए बार ब्रास हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, a bar brass having cross sectional area of 10 centimeter square is subjected to axial force as shown in figure. Find the total change in length of the bar. Find the total change in length of the bar. टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द बार। यहाँ पर आपको एक बार ब्रास दे रखा है, ब्रास मटेरियल की बार है कोई, ठीक है। यहाँ दिख देता हूँ मैं, ब्रास मटेरियल की कोई बार है यहाँ पर, ठीक है ये। और इसके अंदर ये फिगर दे रखा है, 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। अच्छे से समझना, यहाँ पर ये 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। और इस तरह से इस ब्रास को यहाँ इन्होंने इंडिकेट कर रखा है, ये 80 और ये 20, ये सब किलो न्यूटन में ही है, ठीक है। और E की वैल्यू दे रखी है बेटा, E कांस्टेंट जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी वैल्यू दे रखी है 105 इंटू 10⁻⁴, सॉरी डायरेक्ट दे रखा है इसने 105 गीगा न्यूटन, ये तो अपन चेंज करेंगे आगे, गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर E की वैल्यू दे रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। और ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में मैं न्यूमेरिकल अगेन रिपीट कर देता हूँ। ए बार ब्रास हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, एज शो इन फिगर। दैट फाइंड द टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द बार। ये आपकी बार दी हुई है, इसमें आपको लेंथ में कितना चेंजेज आ रहा है वो निकालना है, 60, 10, 60, 100 और 120। ये आपको इनकी वैल्यूज दी हुई है, 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ठीक है, टोटल चेंज इन लेंथ निकालना है इसका, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन ये जो E है इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। 105 इंटू गीगा न्यूटन है तो 1×10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर सभी वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है, क्षेत्र एरिया भी आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो चेंज करेंगे तो 105 इंटू किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आपका किलो न्यूटन में लोड दिया हुआ है, इसलिए जब अपन इसको न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो वैसी बात है यहाँ पर चेंजेज आएंगे। 10⁻⁴ ये हो गया 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यदि मैं इसको पर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सॉरी मीटर को सेंटीमीटर में 10⁻⁴ हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 105 10⁻² बचेगा किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये वैल्यू आपके पास E की दी हुई है, एरिया है ही 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले अपन कंपोनेंट तैयार कर लेते हैं इनके। कंपोनेंट को जैसे कि हम इंडिकेट करते हैं A, B, C और D, इस तरह से दिया हुआ है ना। तो हम 4 कंपोनेंट ए बी के लिए पार्ट ले लो, ये पार्ट बना दिए हमने, पार्ट ए बी। इस पार्ट ए बी को अपन सेपरेट करेंगे, देखो यहाँ से पार्ट ए बी को अपन सेपरेट करते हैं। यहाँ पर 50 किलो न्यूटन का लोड दिया हुआ है,
ठीक है, इस तरफ से टेंसाइल फोर्स है। इधर 80 का चल रहा है, तो हमारे पास क्या होता है, हम व्हेन द, अपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा हुआ था, ऑल द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड द मैग्नीट्यूड विल बी सेम एम बट डायरेक्शन इन अपोजिट। हाँ, तो 50 न्यूटन का यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगेंगे, है ना, दोनों तरफ इक्वल फोर्स। अब यहाँ पर रिमेनिंग कितना बच रहा है, देखो बी पर, कोई बीम है या बी सरफेस है, इस बी पर 30 किलो न्यूटन का आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स और रिमेनिंग बच रहा है। इसका मतलब जब हम बीसी वाला कंपोनेंट पार्ट तैयार करेंगे तो उसकी कंडीशंस कुछ निकल के आएगी। तो सब इसके बाद अपन बीसी वाला भी यहीं तैयार कर लेते हैं, इसको भी B2C। तो इसी डायरेक्शन में 30 किलो न्यूटन का लोड ये लग रहा, ठीक है। और इधर कितना लग रहा है, इधर लग रहा है आपका 20। देखो ये तो हो गया ना 80, 50 + 30, 80 इन डायरेक्शन ऑफ दैट डायरेक्शन, ठीक है। तब ये 30 लगेगा, तो इस डायरेक्शन में ये भी 30 लगेगा, 30 किलो न्यूटन, ठीक है ना, ये भी लग जाएगा। उसके बाद हम CD की बात करें, CD पर C2D, देखो D पर यहाँ पर दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन, लोड तो आपको वही रखना है 10 किलो न्यूटन, तो 10 और 30, तो प्लस का 20 किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर लोड्स कंप्लीट करने हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, है ना। हमने सबसे पहले क्या किया, पार्ट्स लिए AB, BC और CD। तो B पर टोटल लोड जो लग रहा है वो आपका इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। देखो 50 एंड 30, 80 हो गया, 80 है, डायरेक्शन सही है। और C पर आपका 20 इस डायरेक्शन में बैठना चाहिए टोटल मिला के। तो C पर 30 ये है और 10 ये है, तो कितना हो जाएगा, इस तरफ लोड बैठेगा, इसका लोड जाएगा इसका 20 किलो न्यूटन का, और इस पर है ये D पर 10 किलो न्यूटन इन दैट डायरेक्शन। इनकी लेंथ दी हुई है 60, 100 एंड 120, ठीक है। उसके बाद अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि हमको दिया क्या हुआ है। अब चेंज इन लेंथ, देखो पार्ट AB के अंदर जो लेंथ में चेंजेज आ रहे हैं, दोनों तरफ आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा है इसके अंदर, है ना, टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो पॉजिटिव लेते हैं, और कंप्रेसिव फोर्स में हम नेगेटिव। तो आपका जो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट दैट द कंप्रेसिव फोर्स, है ना, एंड पॉजिटिव यदि आता है तो इट इंडिकेट्स दैट द टेंसाइल फोर्स। यहाँ पर एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, ये वैल्यू लिख देते हैं अपन 105 × 10⁻², E की वैल्यू, है ना, यहाँ पर 105 × 10⁻² किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर हम लेते हैं डेल्टा, चेंज इन लेंथ AB। ये जो AB दिया हुआ है, AB पर जो चेंज इन लेंथ है वो कितनी होगी। देखो लोड डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। आपको टोटल चेंज इन लेंथ कितनी निकालनी है, टोटल चेंज इन लेंथ के लिए पार्ट्स को डिवाइड किया AB, BC और CD के अंदर। AB पर अपने पास लोड इक्वल रखना है, BC पर भी और CD पर भी। डायरेक्शंस का ध्यान रखना है वैसे थोड़ा सा, और इस तरह से अपन कर सकते हैं इसको। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है PL/AE, चेंज इन लेंथ। P फोर्स कितना है, फोर्स 50 है। L चेंज इन लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ है 60, अपॉन एरिया कितना है 10, और E की वैल्यू दे रखी है 105 × 10⁻²। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो चेंज इन लेंथ ऑफ AB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, पॉइंट प्लस में आएगा 0.286 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल बीम दैट मीन्स बार के लिए है। डेल्टा L BC के लिए निकालेंगे हम। देखो भाई कंप्रेसिव फोर्स है, ध्यान रखना कंप्रेसिव फोर्स है, फॉर्मूला PL/AE लगेगा, और
फोर्स कितना है 30 का, एल लेंथ कितनी है 100 की, अपॉन एरिया, एरिया 10 है, 105 इंटू 10⁻²2। ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेना इसको, है ना। कंप्रेसिव है तो यहाँ पर इंडिकेट माइनस डायरेक्शन लगा देना, चेंज इन लेंथ, क्योंकि लेंथ क्या होगी, लेंथ जो होगी वो कम होती है कंप्रेसिव, कंप्रेसिव के अंदर क्या होती है, लेंथ कम होती है, एक्सटेंशन में लेंथ इंक्रीज होती है ना, डिक्रीज होगी कंप्रेसिव में। करो, सॉल्व कर लो इसको। 0.0286 आ रहा है, एक बार देख लेना चेक करके, 0.0286 सेंटीमीटर आ रहा है, माइनस में आएगा ये। और ऐसे ही आप डेल्टा एल निकालेंगे सी डी के लिए, तो सी डी के लिए भी निकालेंगे तो वैल्यू दे रखी है फोर्स की, फोर्स ये माइनस में आएगा, कंप्रेसिव है ये भी, है ना। फोर्स है 10 इंटू लेंथ 120 अपॉन एरिया 10 इंटू 105 इंटू 10⁻², ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी भी वैल्यू एक बार चेक कर लेना, वैसे आंसर का कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मेरे पास जो है वो दिखा देता हूँ। नहीं, 0.014 आएगा ये, है ना, सॉरी 0.0114 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया। अब डिफरेंट पार्ट ए बी सी एंड सी डी के चेंज इन लेंथ हम निकाल चुके हैं, ओके। तो अब इनमें टोटल चेंज इन लेंथ निकालेंगे। टोटल चेंज इन लेंथ के लिए क्या है, टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सभी को। तो टोटल चेंज इन लेंथ के लिए ऐड करेंगे तो प्लस 0.0286 माइनस 0.0286 माइनस 0.0114। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो डायरेक्टली कट रहा है, तो माइनस में 0.0114 सेंटीमीटर आपका टोटल चेंज इन लेंथ आएगा आंसर, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन ओवरऑल लेंथ, ठीक है भाई। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन, देखो कैसे होता है, ये सिंपल है। यदि मैं टेंसाइल फोर्स अप्लाई करता हूँ, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, लेंथ तो इंक्रीज होगी, लेंथ तो आपकी डेल्टा एल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना ये, ठीक है, बट विड्थ आपकी डिक्रीज हो गई। यदि मैं कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूँ, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, मान लो ये कोई बार है, यहाँ पर हम कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कंप्रेसिव, तो क्या होगा, तो लेंथ इसकी डिक्रीज हो जाएगी बट विड्थ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ आएंगे डेल्टा एल आएगा, लेकिन डिक्रीमेंट में आएगा। ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है इस तरह से आपका। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कंपोजिट बार। ये तो एक सिंगल बार है। कंपोजिट बार के अंदर डिफरेंट 2 मटेरियल्स हैं या 3 मटेरियल्स हैं, है ना, उनमें चेंज इन लेंथ, उनके अंदर चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है कंपोजिट बार को लेके। यहाँ पर 2 बार एक साथ यदि लगाई हुई है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की, तो उनमें क्या चेंजेज होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो का जो समरी है वो ये है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस में मैं आपको एक बार दोबारा कर देता हूँ। टाइप ऑफ स्ट्रेस में आपकी फर्स्ट हो गई टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरी हो जाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में
कुछ भी नहीं है, सिंपल आपके पास टेंशन फोर्स लगा हुआ है और यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ होंगे वो इस तरह से इसकी लेंथ में चेंजेज होंगे। ये जो लेंथ में चेंजेज होंगे मैं क्लियरली बार यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ। देखो अलग से नहीं पढ़ाया मैंने, इनबिल्ट कर दिया इसको, इस टॉपिक को। टॉपिक वैसे है कुछ नहीं इसमें, ये है इसमें फोर्स लगा हुआ है बाहर की तरफ, ये आपकी टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। इसको बोलते हैं ओरिजिनल लेंथ। जब इसको मैं अपन टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो इसकी लेंथ में चेंजेज होंगे यहाँ पे इस तरह से ये, और जो लेंथ में चेंजेज होंगे इनको हम बोलेंगे डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें, सेकंड पॉइंट आपका होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस का। इसको भी उतार लो एक तरीके से। कंप्रेसिव स्ट्रेस में हमारे पास यदि इस तरह से दिया हुआ है ये, और फोर्स की डायरेक्शन है अंदर की तरफ है, पुश, when the force is applied in direction of push, then ओरिजिनल लेंथ यदि L है तो इसकी एक्चुअल कंडीशन ये होगी, विड्थ आपकी इंक्रीज हो गई और लेंथ डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ में चेंजेज हो जाएंगे। तो ये जो विड्थ ये है, ये क्या हो गई, डेल्टा बी, चेंज इन विड्थ, इंक्रीज हो गई, और ये आपकी डेल्टा एल है ये, बट इन डिक्रीज, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इस तरह से यहाँ पर ये है। When a section is subjected to equal and opposite pushes and the body tends to shorten in length, है ना, लेंथ में बॉडी शॉर्टन को मिलती है। ये टेंसाइल स्ट्रेस हो गई। एक पॉइंट तो आता है आपका इलास्टिक लिमिट का। इलास्टिक लिमिट का एक पॉइंट आता है, उसमें भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द मटेरियल गेट्स इनटू प्लास्टिक स्टेज, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, देखो ये चीज़ें हैं। इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स कॉजिंग डिफॉर्मेशन आर रिमूव्ड बाय द स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, then the limiting force is called, the value of intensity of stress corresponding to this limiting force is called elastic limit of that material. This means that, इसका मतलब क्या है कि अपन किसी बॉडी को एक लिमिट तक एक्सटेंड करते हैं। कोई बॉडी को हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास हमने ये फोर्स अप्लाई किया तो ये लिमिट तक एक्सटेंड होती है बॉडी, ठीक है। यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया ये, ठीक है, तो एक लिमिट तक बॉडी एक्सटेंड होगी, इसकी एक लिमिट होगी, और उस लिमिट से जस्ट पहले इलास्टिक लिमिट या उस लिमिट तक यदि हम कोई बॉडी को एक्सटेंड करते हैं एंड वी रिमूव द फोर्स, देन बॉडी विल गेट ओरिजिनल पोजिशन, बॉडी विल गेट ओरिजिनल पोजिशन, देन इट्स कॉल्ड एट दैट पॉइंट, व्हेन बॉडी गेट इट्स ओरिजिनल पोजिशन एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। उस लिमिट तक हम उसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट है। एंड आफ्टर व्हेन वी फोर्स अप्लाइंग एंड दैट लिमिट, द फोर्स बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, है ना। तो ये हम इसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट तक ही बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर वापस आ जाती है। उसके बाद ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर वो आगे एक्सटेंड होती है, वो प्लास्टिसिटी की फॉर्म में आगे निकल जाती है। और प्लास्टिसिटी में जैसे कि हम बात करें तो उसमें यील्ड स्ट्रेस आता है, और उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा। उसका मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर बॉडी को फ्रैक्चर होना पड़ता है, फ्रैक्चरिंग पॉइंट आता है, और वो फिर बॉडी फ्रैक्चर हो जाती है आगे जितना हम अप्लाई करेंगे। तो स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व है, इसके बारे में मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कसिंग अबाउट द
टॉपिक ऑफ कंपोजिट बार इन अ डिफरेंट मटेरियल विद डिफरेंट मटेरियल कंपोजिट बार पे से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड चेंज इन लेंथ ऑफ द कंपोजिट बार आपको डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो.